Good morning. In the last class, we have a study about the unification of Italy का unification और जर्मनी का unification पढ़े थे। इसके साथ साथ we have also study about the special case of ब्रिटेन का क्या हाल हुआ था, कैसे वहाँ पे क्या हुआ था, इन सारी चीज़ के बारे में we have a study। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना दिस will be the last lecture। ये आपका ये इस चैप्टर का नेशनलिज्म इन यूरोप का ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, अगर आप ये पहले वीडियो देख रहे हैं तो गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, तो पहले लेक्चर से आप सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लिंक में जाइए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। मतलब नेशन को विजुअलाइज, अब जो नेशन हमारा जो टॉपिक हमारा है दैट इज द विजुअलाइजिंग द नेशन। ये टॉपिक का नाम क्या है? विजुअलाइजिंग द नेशन। मतलब नेशन को विजुअलाइज करना, मतलब अब नेशन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, नेशन को कैसे आगे दिया गया, कैसे किस ओर चला। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। मतलब ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस भी आपको, अगर इफ़ यू वांट द क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लास्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लिंक से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? कहता है क्या, ये तो बहुत ही आसान होता है कि किसी भी रूलर्स को रिप्रेजेंट उसका स्टैचू से, मतलब कोई भी स्टैचू बना दे, उसका स्टैचू बना के उसको एक कथी। लेकिन बात यहाँ पे है कि किस प्रकार से जो नेशन अब ये जो बना है, किस प्रकार से इस नेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मतलब इस नेशन को कैसे हम आगे करते हैं, बात इसकी है। ठीक है, ये कैसे इसको नेशन को कैसा चेहरा, किस फॉर्म में लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th सेंचुरी फाउंड अ बे आउट वाई पर्सनिफाइंग नेशन। कहता है क्या कि आर्टिस्ट 18 और 19th सेंचुरी के जो भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, ये एक अलग पर्सनिफाइंग है नेशन, मतलब नेशन को हम किसी पर्सन के थ्रू स्पेसिफाइड करने शुरू कर दिए। मतलब किसी पर्सन के थ्रू हम लोग अगर नेशन को स्पेसिफाइड कर सकते हैं तो ये वो करना शुरू किए। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट इज बियर अ पर्सन। दूसरे लैंग्वेज में हम ये कर, पर्सनिफिकेशन आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश में ये एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक, पर्सनिफिकेशन का मतलब ही होता है क्या, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग कैसा भी चीज़ हो, उसको एक आदमी के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पर्सनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला नेशन को पर्सनिफाई कर, इसको दूसरा लैंग्वेज में यहाँ पे ये भी लिख ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, कि नेशन को एक आदमी के रूप में रिप्रेजेंट करें, मतलब नेशन एक आदमी के रूप में कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेड एज ए फीमेल फिगर्स। ठीक है, और उस समय नेशंस को तब नेशंस को एक फीमेल, मतलब एक औरत का रूप दिया गया। ठीक है, हम जाते भारत माता। ठीक है, तो ये नेशन को एक, आज भी हम देखें भारत माता हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सनिफाइंग द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर ए पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रेदर इट शुड गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म। कहता है क्या कि किसी भी नेशन को अगर हम ठीक है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी फीमेल का फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं होता वो किसी पार्टिकुलर वुमेन्स के रियल लाइफ से वो उसका अथी होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका दो अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब अब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहने का मतलब कहने का हो गया क्या कि जैसे फ्रेज होता है ना, जिसका मीनिंग कुछ और होता है, रियल मीनिंग कुछ और होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, तो फीमेल को जो फॉर्म दिया गया, नेशन का फेस दिया गया, ठीक है, इसका भी यही मतलब दो अलग अलग इसका भी हुआ। ठीक है, दिस इज द फीमेल फिगर बिकम एन अलॉजी ऑफ द नेशन। कहता है इसका मतलब क्या हो गया, फीमेल फिगर क्या हो गया, नेशन के लिए अजयी हो गया। मतलब उसका मतलब कुछ और, दो आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। एक एक्चुअल आइडिया होगा, ठीक है, दूसरा आइडिया होगा जो लोगों को सामने दिख जाएगा। ठीक है, मतलब एक और आइडिया होगा जो लोगों को समझना पड़ेगा, दूसरा आइडिया होगा उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो नेशन को समझ में आ गया कि विजुअल नेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो नेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, नेशन हैव बीन रिप्रेजेंटेड एज ए फीमेल्स के फॉर्म में नेशन को जगह दिया गया। Abel recorded that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray the idea of liberty, justice and republic। कहता है कि आप पहला फिगर को याद कीजिए,
पहला फिगर में ही अगर आप देखिएगा तो पहला फिगर में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आर्टिस्ट क्या मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ये देखेंगे तो आर्टिस्ट जो भी आइडिया हो, लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, या रिपब्लिक, ये सब चीज़ को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी आप देखिएगा जस्टिस के आज जो आपको सीधा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कोर्ट कभी जाइए, कोर्ट में अगर आप या फिर मूवी वगैरह में देखते हो कोर्ट, तो वहाँ पे जो तराजू लिए हुए एक औरत रहती है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट यही करती है कि दैट इक्वल लॉ, ठीक है। तो वहाँ पे उसको इक्वल लॉ किसको समझना नहीं है, हमको समझना इसके जो फिगर दिया गया, तो जस्टिस के फॉर्म में किसको जगह दिया गया, दे हैव बीन द प्लेस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स का फिगर वहाँ पे दिया गया, ठीक है। These ideal were represented through a specific objects और सिंबल। और कहता है क्या, ये आइडिया क्या किसी खास ऑब्जेक्ट, किसी खास सिंबल के रूप में हर जगह दिया गया, ठीक है। हर जगह हर लैंग्वेज का हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल दिया गया। आई यूड रिमेंबर द ट्रिब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप, द ब्रोकन चैन, while justice is generally blindfolded woman carrying a pair of weighing scale। कहता है क्या, जैसे कि हम देखेंगे कि लिबर्टी का अगर हम बात करते हैं, लिबर्टी का जो एट्रीब्यूट है, लिबर्टी का जो फेस दिया गया है, ठीक है, वो क्या हमारा रेड कैप है या ब्रोकन चैन है, ठीक है। जबकि अगर जस्टिस की बात करते हैं तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, जो अभी भी आपको दिखता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये अलग अलग स्केल आज हमारे यहाँ दिए जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे आपका जो बुक में भी एक फिगर दिया गया है, ठीक है, देखिए, ठीक है, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर रिपब्लिक फ्रांस का ये फिगर, ये फेस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, पोस्टेज ऑफ 15 द फेयर मैरिन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रांस के रिपब्लिक को मैरिनी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर जगह फीमेल मतलब कंट्री को एक फीमेल फिगर के रूप में दिया गया, ठीक है। आप याद रखिएगा किसका मतलब ये लिबर्टी किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, मतलब लिबर्टी को क्या रिप्रेजेंट कैप या ब्रोकन चैन, जस्टिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल। ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आसानी से पूछा जाता है हर एग्जाम में। Similar filler allergic were invented by the artist in the 19th century to represent the nation। कहता इसी प्रकार से बहुत सारे फिगर बनाया गया है 19th सेंचुरी में, ठीक है, ताकि देयर वुड हैव बीन द अलग अलग फिगर बनाए गए जिससे लोगों को क्या हो, अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ नेशन को रिप्रेजेंट किया जाए। इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियन मैरिनी, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच लर्न द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। कहता है क्या कि फ्रांस की बात करें, जो अभी जिसका फिगर दिखाएं उसी का फिगर है, ये क्रिस्टेंड मैरिनी है, जो एक क्रिश्चियन नेम है, ठीक है, जिसका विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पर्सन नेशन, जो कि पीपल्स नेशन, जो पीपल का जो देश है उसका आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर कैरेक्टर्स वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड। कहता क्या कि उसका जो कैरेक्टर्स था वो क्या चीज़ से, लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, ये दोनों से इसका लिया गया, ठीक है। रिपब्लिक जो रेड कैप था, ठीक है, और जो ट्राई कलर और कॉकेड, ये सारे चीज़ के हेल्प मतलब सारे चीज़ के ग्रुपिंग करके एक स्पेशल सिंबल बनाया गया, ठीक है। तो हम देखें हर जगह जहाँ पे भी हो रहा है, हर जगह क्या चीज़ फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टैच्यू ऑफ माई इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड the public of the national symbol of unity and to pursue them to identify with it, मैरिनी इमेज वे मार्क्ड ऑन कॉइन्स स्टाम्प्स। कहता है क्या कि जो मैरिनी का जो स्टैचू था हर जगह पब्लिक फिगर में, पब्लिक मतलब नेशनल सिंबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। आज देखेंगे कि बहुत सारे हम लोग के पास भी पहले उस समय सिक्का होता था, तो सिक्का होता तो क्या होता था, जो वहाँ का राजा होता था वो अपने कार्यकाल में क्या होता था, अपने जब रूलिंग टाइम होता था उस समय अपने नाम अपने सिक्का के पीछे साइड पे, ठीक है, बैक साइड पे अपना फोटो छपाता था कि ये मेरे द्वारा सिक्का बना चलवाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो मतलब ये यहाँ पे भी क्या हुआ, जो अभी फिगर दिखाया गया, ठीक है, ये फिगर दिखाया गया, यही फिगर आपका है, यही जो रिपब्लिक फ्रांस का यही फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या किया गया, जो मरीने था, ठीक है, इसके बिल्कुल एक नेशनल सिंबल के रूप में दे दिया गया, ठीक है। और इसका जो फिगर था कुछ सिक्का पर, स्टाम्प पे, हर जगह इसका फिगर चलने लगा। सिमिलरली जर्मनिया बिकम द एलर्जी ऑफ द जर्मन
नेशन, उसी प्रकार ये तो फ्रांस का, तो जर्मनिया किसका जो जर्मनी का जो अब एलर्जिक ने एलर्जी मतलब ये जिसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, रियल मीनिंग कुछ मतलब एक्चुअल मीनिंग कोई और है, ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होगा। तो जर्मनी का वो भी उसका जो 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 हुआ कौन हुआ हमारा, जर्मनिया हुआ, ठीक है। इन विजुअल रिप्रेजेंटर्स जर्मनिया बियर्स ए क्रॉन ऑफ ओक लीव्स एट द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज। कहता है क्या, जर्मनिया विजुअली प्रेजेंटेशन जर्मनिया क्या, एक क्रॉन ऑफ ओक लिप्स का जो पेड़ ओक का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसके लिए पत्ते का ये सेहरा बांधा करती थी, ठीक है। और जर्मन में जो ओक का मतलब स्टैंड, ओक का मतलब ही होता है हीरोइज्म, मतलब हीरोगिरी, जिसको सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था दिस वाज अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को विजुअलाइज करने के लिए हम देखें क्या कि दो जगह पे फ्रांस पे मैरिनी जो क्रिस्टियाने मैरिनी थी, ठीक है, उसको अथी किया गया, जबकि जर्मनी में जर्मनिया थी, उसको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये था दैट वाज द। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस वहाँ पे क्या किस चीज़ के लिए यूज किया गया था, ठीक है। सबसे पहला क्या, ब्रोकन चैन। सबसे पहला क्या होगा हमारा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट अभी। ब्रोकन चैन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग फ्रेड के रिप्रेजेंट करता है। ब्रेस्ट प्लेट विथ एगल, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, ठीक है, जर्मनी का जो एम्पायर है उसके सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्रॉन ऑफ ओक्लिप्स जो अभी बताएं, जो जर्मनी का है, जो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। स्वार्ड जो रेडीनेस टू फाइट, मतलब फाइट के लिए तैयार है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वार्ड, कहता है स्वार्ड के चारों तरफ जो ओलिव का जो ब्रांच होता है, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये शांति को लाने के लिए प्रेजेंट करता है, मतलब शांति बनाने का प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लैक रेड एंड, इसी प्रकार से हमारा क्या है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये तीनों जो कलर है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 का जो फ्लैग, ये नेशनल लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग है, ठीक है, जो ड्यूक के द्वारा बैन कर दिया गया था, बैंड बाई ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट का जो ड्यूक था उसके द्वारा बंद किया गया था। रेज ऑफ राइजिंग सन जो क्या चीज़ था, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, ठीक है, नए नए एरा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रेज ऑफ राइजिंग सन को रिप्रेजेंट किया गया था। तो दिस वे द सिम्बल्स, ये कुछ सिम्बल्स थे जिसका मतलब कुछ और होता था, ठीक है, और इसको अलॉजिक वर्ड के रूप में यूज करते थे लोगों के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब थे आपके हमारे डाटा, इसमें पढ़ना। अब जो क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब ये जो अभी तक देखे तो नेशन को विजुअलाइज कैसे फीमेल फिगर के रूप में विजुअलाइज किया गया, ठीक है, ऊपर वाले में देखें। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म, मतलब नेशनलिज्म मतलब ये जो देशभक्त थे और ये साम्राज्यवाद थे, ठीक है, आखिर इन दोनों को कैसे, दोनों के आपस में कैसे मेंटेन, हाउ दे हैव कम टू इंड, ये लोग कैसे आए, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति, इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद कहने का मतलब जो किंगडम सिस्टम होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं, चलिए। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century but become a narrow creed with limited ends। कहता है क्या क्या अगर हम बात करते हैं लास्ट 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो धीरे धीरे जो नेशनलिज्म की बात था, ठीक है, पहले तो इसके पहले तो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, बढ़ते गए, ठीक है। और ये फर्स्ट हाफ सेंचुरी तक ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ये बहुत ज़्यादा हर लोग नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट बहुत ही नेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा हो गया। During this period, nationalist group become increasingly intolerant of each other and even ready to go to war। कहता है क्या, और इस समय जो नेशनलिस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, ये लोग इस प्रकार से बेकाबू हो गए कि इवन कि अगर वो लोग युद्ध के लिए अगर उनको बोला जाए तो वो लोग युद्ध के लिए भी जा सकते थे। मतलब कहने का मतलब नेशनलिज्म अब बहुत ही चरम लास्ट एंड पे पहुंच चुका था, जहाँ की आप या तो किंगडम सिस्टम हटाइए, या तो लोगों को अपने उनके अथी न्याय दीजिए, ठीक है, या तो अपना साम्राज्य छोड़िए।
The major European powers in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims। कहता जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, ठीक है, वो क्या किए, नेशनलिस्ट एस्पायरेशन को क्या हुए, एस्पायरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप फर्दर टर्न इनटू इम्पेरियलिस्ट एम्स। कहता अब धीरे धीरे जो यूरोपियन पावर्स जो भी थे वहाँ थे, अब सोचे क्या कि किस प्रकार से आगे इनके जो नेशनलिस्ट के हैं, ठीक है, इनको किसी प्रकार से आगे अगर हम अथी कर लेते तो हमारे समाज बच जाएगा। लेकिन बात ये थी कि अब जो लोग थे दे हैव बिन इमर्ज्ड, अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा अथी हो चुके थे, अब ये लोग अपने राइट्स को ज़्यादा केयर कर रहे थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज कॉल्ड एज द बाल्कन्स। कहता है क्या, जो सीरियस नेशनलिस्ट का जो सीरियस जो सिचुएशंस हुआ जो यूरोप में 1871 के, ठीक है, ठीक है, और इस टाइम को क्या बोला गया, दैट वे कॉल एज ए बाल्कन्स, इसको बाल्कन्स बोला गया। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ geographical and ethnic variation comprising modern Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Siberia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs। कहता है कि आप ये जो बाल्कन्स के रीजन के कौन कौन अधिकार गए थे, मॉडर्न रोमानिया थे, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, क्रोएशिया, बोस्निया, सोलोबिया, सेवेरिया, मॉन्टेग्रो, ठीक है, ये कुछ हैबिटेंट जिसको कॉमनली नाम किस नाम से जानता था, डेट वे नोन एज सर्ब्स के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, बाल्कन्स का कौन कौन, बाल्कन्स किसको कहते थे, बाल्कन में कौन कौन आते थे, और सर्ब्स किसको कहते थे। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, और बाल्कन्स का बहुत बड़ा हिस्सा किसके अंदर था, ओटोमन एम्पायर का था, मतलब अभी में एम्पायर सिस्टम में चल रहा था। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ romantic nationalism in Balkans together with the distinction of Ottoman Empire made them region very explosive। कहता है कि ये नेशनलिज्म बाल्कन से या रोमांटिक नेशनलिज्म का एक्सप्लेन मतलब कहने का मतलब अलग अलग जो फॉर्म में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है, इससे इतना इंटीग्रेट दे जो कंट्री था, इतना बाल्कन से इतने ग्रुप्ड हो गए, ठीक है, जो ओटोमन एम्पायर का जो रीजन था उसको बहुत ही खूंखार बना दे। खूंखार करने का मतलब क्या कि वो लोग अब बिल्कुल किंगडम सिस्टम में रहने के लिए तैयार नहीं थे, दे वांट इंडिपेंडेंस, अब वो लोग बिल्कुल आज़ादी ही चाहते थे। ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैज sought to extend itself through modernization and internal reforms but with very little success। कहता है क्या कि इसके बाद 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर के पास ये जो अभी स्ट्रेंथ है थ्रू मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल फैक्टर्स के साथ, ठीक है, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। One by one European subject nationalist broke away from his control and declared independence। कहता है क्या, अब जितने यूरोपियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है, ये धीरे धीरे कह के तोड़ के, ठीक है, अपने आप को सब धीरे धीरे आज़ाद होना चाह रहे थे और सब अपने आप को आज़ाद करते जा रहे थे। द बाल्कन्स पीपल्स बिकम their claims for independence or political rights or nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently had been subjugated for foreign powers। कहता है क्या कि जो बाल्कन्स पीपल थे वो लोग के क्लेम इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल क्लेम्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स के नेशनलिस्टी, और जो उनके जो हिस्ट्री थे ये प्रूफ कर रहे थे कि वो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, फॉरेन पावर्स में नहीं रहे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो है कि वो लोग चाहते थे अब वो लोग बिल्कुल फॉरेन पावर्स के अंडर रहने के लिए एक क्षण भी आतुर नहीं थे, बिल्कुल आउट ऑफ पावर। हेंस द रिबेलियन नेशनलिस्ट इन बाल्कन थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज ए अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और इसलिए वो लोग चाह रहे थे क्या कि जो वहाँ के जो भी बाल्कन्स थे सब लोग ये चाहते थे सिंपली क्या कि अब जो हमारा इंडिपेंडेंस आज से आज से जो पहले कुछ सालों पहले हमारे पास था, ठीक है, इसको गेट करने के लिए फिर से हमको यही एक मौका मिला है, ठीक है, सो वी शुड गो थ्रू इट, हमको इस मौके को छोड़ना नहीं। एट द साल्विक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। कहता है कि हम देखें क्या साल्विक नेशनलिस्ट क्या ये लोग भी अपना आइडेंटिटी को इंडिपेंडेंस को प्रूव करने में ये लोग भी हम बिल्कुल स्ट्रगल्स कर रहे थे, ठीक है, और इस प्रकार से जब देखें तो बाल्कन एरिया बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों में आपस में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फैल गया। द बाल्कन स्टेट वेयर
fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others। कहता है क्या बाल्कन स्टेट का फैसले ये एक दूसरे के जेलस थे, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के मतलब आपस में मतभेद हुआ करता था, ठीक है। और सब लोग चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरी हमको मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टेरिटोरी हमारा हो। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर लाइब्रेरी। अब कहता है बात और भी ज़्यादा बिगड़ गई कब, जब ये बाल्कन्स का जो पावर थे ये बहुत बड़े पावर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है। तो अब तो बात ये हो गई कि जिसके लाठी उसके भैंस, मतलब जिसके ज़्यादा लोग होंगे उसी को आज़ादी मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ के बारे में अब बात हो गई, ठीक है। तो अब क्या होती है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस रिवैली अमॉन्ग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनी एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। कहता है क्या उस समय और क्या था कि जो रेबेली और यूरोपियन पावर्स को ट्रेड और कॉलोनी के बीच में और भी बहुत ज़्यादा आपस में अति हो चुका था, अगेंस्ट हो चुका था। दिस राइवलरी वेयर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन्स प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड। कहता और ये जो राइवलरी थे, ठीक है, ये गवाह हो गए हैं कि अब जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाले नहीं है, मतलब कहने का अब उन लोगों को आज़ाद करना ही पड़ेगा। Each power, Russia, Germany, England, and Austria-Hungary, were keen on counting the hold of other powers over the Balkan, extending its control over this area। अब हो रहा था क्या, जो भी जो पावर थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगारी, ठीक है, अब इन लोग को लगा था कि बाल्कन्स पे अपना पावर अब जमा पाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा अथी हो चुके हैं, दे हैव गॉट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, तो इनको संभालना मुश्किल है। This led to a series of war in the regions and finally the first वर्ल्ड वार। और इसी का रिजल्ट हुआ कि अब क्या हो गया, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार का स्टार्ट हो गया, यही रीजन का फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगमन हो गया। ये जो आपको मैप यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज द मैप। ये मैप आपका है, किसका मैप है, देखिए ये मैप जो दिखाई दे रहा है ये अमेरिका का मैप है, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश एम्पायर का मैप है। इतने ज़्यादा एरिया में ब्रिटिश एम्पायर घिरे हुए थे, इतने बड़े एरिया को वो लोग अपने कब्जे में रखे थे। चलिए अब तो नेशनलिज्म अलिंक्ड विथ इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डाइजेस्टर इन 1914। कहता है कि नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म दोनों एक साथ मिल के अब जो यूरोप एक डाइजेस्टर करने का मतलब एक आपदा 1914 में यूरोप में एक आपदा जैसा आ गया। बट मीन वाइल मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इंटरनेशनली बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। कहता और इसी टाइम पे जो बहुत सारे कंट्री जो यूरोप के अंदर में थे, ठीक है, सब लोग 19th सेंचुरी में जो भी सब लोग ये जो इम्पेरियल पावर था इसको क्या कर रहे थे, मतलब ये साम्राज्य वाले सिस्टम, इम्पेरियल वाला सिस्टम था, इसको जो दूसरे ये बिल्कुल सब लोग सोच रहे थे, सब लोग इसके अगेंस्ट में हो गए। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे आर स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस नेशन एंड inspired by a sense of collective national unity fogged and in confrontation with imperialism। कहता है क्या जितने भी लोग थे, कहने का मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे, ठीक है, जितने भी यूरोपियंस पावर थे, अब ये हुए क्या, ठीक है, जो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, जितने भी थे सबको सोचा, सबको अपना राज्य छोड़ना पड़ा, इम्पेरियल धीरे धीरे लगभग ख़त्म होने लगा। European idea of nationalism were now replicated for people everywhere developed their own variety of nationalism। कहता है क्या, और जी ये जो नेशनलिज्म यूरोप का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था अभी हर जगह ये फैल चुका था, और सब लोग अपने अपने तरीके से वो लोग भी नेशनलिज्म अपने आप में नेशनलिज्म को डेवलप कर रहे थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और कहता जो आइडिया नेशन स्टेट का था, ठीक है, लास्टली ये आके क्या हुआ, एक एक्सेप्टेबल एज नेचुरल, ये नेचुरल, और कहा कि ये तो होना ही था, मतलब ये नेचुरल है, मतलब जितने भी होंगे सब तो सबके सब क्या होंगे, हमारे अथी होंगे ही, ठीक है, ये था नेचुरल, और ये कहा यूनिवर्सल था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, ठीक है। ये था दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, ये आपकी जो चैप्टर का टोटल पॉइंट था। सो आप इसका जो क्वेश्चन आंसर यहाँ कल एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये बना लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ आप बना लीजिएगा। और
ये जो डिस्क्रिप्शन के आपके लिंक में आप वहाँ पे भी क्वेश्चन होगा, आप मिलेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अगर ये लास्ट वीडियो में अगर आप देखें हैं तो आपको यहाँ पे सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। गो थ्रू द लिंक एंड काइंडली गेट दैट वीडियोज। ठीक है, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ओके, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट के वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय। ठीक है, ये हर एक पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी पॉइंट्स आपको है सारे चीज़ को यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।